स्टोरी लगाना अच्छे से फोटो तो फिर मैं स्टोरी लगा दूँ कल। आज नहीं क्योंकि आज उसने लगाई थी, कल उसने लगाई थी रात में। हाँ हाँ ठीक हो गया आज रात को। अच्छी हाँ लाइट वाला की जला दिया था। अबे कल भी रात हो जाता है कि बाहर अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं आ रही है बे। लगा सकती है क्या अभी? नहीं अच्छी है बे। सून की कोई लगाने की नहीं। अभी सून में नहीं डालेंगे। हमें पट्टी भी खींचनी है तो बड़ी। ये देखे सबको कितना फ्लोटिंग कर रहा है। बता दो। चलिए स्टार्ट करें। कल अपन ने डेप्रिसिएशन की बात की थी ना। डेप्रिसिएशन में थ्योरी में थे कल मैं क्वेश्चन करके गया देखिए पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। अब बात कर रहे हैं देखो ऑब्जेक्टिव या नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? आईफोन दिखा दूँ मैं। हाँ यार आईफोन से पूछ रहे बर्थडे की स्टोरी लगानी है ना। एंड्रॉइड हो गया फोटो शूट हो गया। सर मैं तेरे 10-15 और चाय ज़्यादा नहीं आता है मान लीजिए 6:30 तक बस उसमें ऑलरेडी 15 मिनट ताप चुके हैं। बस 6:30 खटिया बाहर रखिए मैं वहाँ बैठी हूँ तुम इधर आ जाना तो हम दोनों एक बगल में बैठेंगे। हाँ ठंडी में हो जाए तो आधे लोग बाहर आ जाओ इसको लाइट जली चलो अब अपने ठिकाने पे जाओ। निकल लो चलो। अब बात कर रहे हैं अपन दो मेरा है पास्ता कहाँ तो मैं वहाँ बैठा कब्जा कल अपन ने बात की थी कॉजेज या रीजन ऑफ अराइजिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को लगाने के क्या ऑब्जेक्टिव है? बैटिंग नहीं बन रहा है अबे ये क्या है अरे भाई करना है तो बाहर उधर पहला ध्यान दीजिए हम डेप्रिसिएट अब पहली चीज तो ये ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ये हर टॉपिक में मिलता है कोई मोटिव नहीं उद्देश्य है ना कि हम डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हैं या डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। अब आपकी जो बुक में लिखे हैं वो थोड़ा बड़े पॉइंट है। अगर उसको शॉर्ट में करो तो क्या लिखा है? टू नो द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आप कह सकते हो कॉस्ट। आप आइडेंटिफाई क्या करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की या मशीन की एक्चुअल प्राइस क्या है।
हमको ये पता करना है, तो हमें उसमें से उसकी रेसिडुअल वैल्यू या उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू माइनस करनी है। मुझे पता करना है मेरी कार की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो मुझे उसमें डेप्रिसिएशन घटाना होगा। मुझे पता करना है मेरी मशीन की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। सेकेंड, रियल प्रॉफिट। मुझे पता करना है कि मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ। तो याद होगा जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के टीआर में माइनस कर देते थे, यानी वो नेट प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट पता चलता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को लगाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्यूचर में हम एसेट्स को रिप्लेस कर सकें। जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसमें जो पैसा निकल के आएगा उस पैसे को आप इकट्ठा करते जाएंगे और आफ्टर सर्टेन टाइम 2 महीने 2 साल 4 साल 10 साल बाद आप उसकी वजह से एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकोगे। लीगल प्रोविजन है, बुक में लिखा है लीगल बाइंडिंग। लीगल बाइंडिंग का मतलब है कानूनी आवश्यकता, यानी गवर्नमेंट बोलती है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो लीगल प्रोविजन बोलो, लीगल बाइंडिंग बोलो, लीगल ऑब्लिगेशन बोलो, ये तीनों चीजें, चारों चीजें एक ही हैं कि कानूनी तौर पे ये जरूरी है कि आप डेप्रिसिएशन लगाएं। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। टैक्स रिलीफ, अगर आप टैक्स में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स अपन ने लिख दिया, क्या था प्रोटेक्ट कैपिटल, इससे आपकी कैपिटल सेफ रहती है। क्यों? आप जितना वैल्यू डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे उसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होगा, तो नेट प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल में कम असर होगा। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लिखा तो नेट प्रॉफिट हाई होगा, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल ज़्यादा शो होगी और आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन आपकी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करता है। मेन इतने ही है तो 10 तो लिखे हुए, लेकिन आज ये 6 मेन है वो याद है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट से ही पता चलेगा, कॉस्ट पता चलेगी, एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, फ्यूचर में एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और टैक्स में छूट पा सकते हैं। पहला कॉस्ट कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू पता चल गई, नेट प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल का असर कम हुआ, एसेट्स फ्यूचर में रिप्लेस की जा सकती है आसानी से, क्योंकि जो भी आप डेप्रिसिएशन निकालोगे उस डेप्रिसिएशन को आप इकट्ठा करते जाओगे और उससे फ्यूचर में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते। एग्जाम्पल ये ले लो कि अगर आपने 1 करोड़ की मशीन खरीदी और 10% डेप्रिसिएशन हो रहा है तो 10 साल में आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, क्योंकि हर साल का 10%। 10 साल बाद जो 1 करोड़ है वो 1.5 करोड़ बन चुका होगा विद इंटरेस्ट। एक साल में अपन को कितना मिल रहा है? एक साल में कितना? डेप्रिसिएशन कितना निकालना है? एक साल में अपन को 10 लाख मिल रहा है। एक साल में 10 लाख। हाँ। तो 10 लाख तुमने मान लो जमा करा दिए बैंक में, सेकंड ईयर फिर 10 लाख बैंक में जमा करा दिया, थर्ड ईयर फिर 10 लाख, तो अल्टीमेट 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा हो गया। प्लस पहले साल से लेकर 10वें साल तक में ब्याज मिला। बेटा बाहर चले जाओ, आराम से बात करो, हमको पढ़ा लेंगे। 10 साल में जो प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई फिर अभी ऐसा वर्ड बोल दूंगा कि बेइज्जती महसूस हो जाएगी। तो 10 ईयर में आपके पास इतना फंड इकट्ठा हो जाएगा कि उससे आप इजीली प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर लो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन यही है। सेकेंड, अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो जो प्रॉपर्टी है, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें उसकी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है उसका फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने 20 लाख का एक ट्रक लिया, उस ट्रक से मैं सामान ढो रहा हूँ एक शहर से दूसरे शहर,
तो मैं जो सामान ढो रहा हूँ उस पर रेंट ले रहा हूँ ना, कुछ भाड़ा ले रहा हूँ। अब 10 साल तक मैंने ये 5 साल तक ये काम किया, 5 साल बाद वो ट्रक की हालत ये हो गई मुझे नया ट्रक लेना है, तो मेरे पास अगेन 20 लाख 40 लाख होना चाहिए उस ट्रक को लाने के लिए। तो अगर मैंने ये निकाला दिमाग कि भैया यार हर साल 4 लाख रुपए ट्रक पे डेप्रिसिएशन हो रहा है, इस 4 लाख रुपए को मैं साल भर में कितना माल ढोता हूँ तो उसके डिलीवरी चार्जेस में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जोड़ दूँ, यानी वो डेप्रिसिएशन में किससे ले लूँ, कस्टमर से, ऐसा जो उसका भाड़ा लग रहा है, जो उसका कैरियर खर्चा, सर्विस चार्जेस के नाम से ले लूंगा। तो मेरे पास वो पैसे भी आ जाएंगे और मेरा कुछ समय के बाद वो ट्रक इजीली रिप्लेस भी हो जाए। लेकिन अगर मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो मैं टैक्स जो उनसे मेरे को भाड़ा लेना है या कैरिज लेना है वो कब लूंगा, और जब कम लूंगा तो उसका बोझ मेरे ऊपर आएगा। दिस इज कॉल्ड यूज ऑफ डेप्रिसिएशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगी, कॉस्ट को हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिट निकाल पाएंगे, एसेट्स का रिप्लेसमेंट यानी एसेट्स को बदल पाएंगे। अदरवाइज मेन बिजनेसमैन को जो प्रॉब्लम आती है ना, बिजनेस चालू करने में नहीं आती, 10 साल बाद उसको अपडेट करने में आती है, अगर उसके पास पैसा ना होगा तो अगर वो डेप्रिसिएशन को सही से यूज कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं, फेक करते हैं। फेक मतलब डेप्रिसिएशन निकाल दिया, नेट प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम लगा, काम खत्म। एक्चुअल यूज क्या है, जो डेप्रिसिएशन तुमने लिखा है उस पैसे को अलग करो और उसको कहीं इन्वेस्ट करो ताकि वो फ्यूचर में काम आए। तो एक ये हो गया। अब ये बताओ दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन कौन से बताए थे मैंने? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसके 4 नाम और है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। सर थ्योरी में अगर आ जाए भी क्या सकते हैं, पॉइंट बना के पॉइंट थोड़ी है, ये दोनों दूसरे नाम है। अरे वो आएगा राइट डाउन द 2 मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो FIM और DBM, या आप SLM लिख दो, RBM कोई भी लिख दो, सर पर बुक में FIM और DBM में तो बुक वही लिखते हैं ना, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर हाल में आता है, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन है, why FIM is called SLM। वैसे शॉर्ट में लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, ये हर बार आता है और इसको नियमानुसार फिक्स क्वेश्चन है, ठीक। अभी 1 नंबर में नहीं आता, 3 या 4 नंबर में, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब लंबा होता है। पहली चीज तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज FIM क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन वेयर द डेप्रिसिएशन इज सेम एवरी ईयर, जहां पर डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो हर साल सेम होता है, ठीक। व्हाई इट इज कॉल्ड SLM, क्यों कहते हैं इसको, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, ठीक। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 साल फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,000, बचा कितना, सेकेंड ईयर अगेन 1,000, बचेगा 8,000, थर्ड ईयर अगेन 1,000, बचेगा 7,000, करेक्ट। लेकिन इफ यू दिस इज फ्रॉम FIM एंड if you follow DBM, same question में
पहले साल 1000, वैल्यू बचेगी 9000। सेकेंड ईयर 900, बचेगा 8100। थर्ड ईयर 810, कितना बचेगा? आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्रिपेयर द ग्राफ। आपने ग्राफ बनाया, ध्यान देना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसका भी ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब अगर मैं यहाँ लूँ 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, सेम चीज यहाँ लिख रहा हूँ। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। ठीक, ध्यान देना। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन है? 1000 पे जाके पॉइंट रख दिया। सेकेंड ईयर अगेन 1000 पे पॉइंट आया। थर्ड ईयर में भी 1000, क्या बना? स्ट्रेट लाइन। बट व्हेन वी फॉलो डीबीएम, पहले साल कितना आया? 1000। सेकेंड ईयर 900, यानी थोड़ा नीचे। 810, थोड़ा और नीचे, क्या बनेगा? 800 के 1.2 है ना, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। बाय दिस ग्राफ वी से दैट, अब नीचे क्या लिखेंगे? लास्ट कंक्लूजन। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी इजीली से दैट FIM इज नोन एज स्ट्रेट लाइन नल। कैसे लिखना है फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे व्हाट इज FIM, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड की डेफिनेशन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज अ मेथड वेयर वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, सेम डेप्रिसिएशन ईच ईयर। ठीक, with the help of following example we prove that why FIM is called SLM. There is an example, take the set what 10,000, 1 लाख जो भी लेना है 10% ही लेना ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अब उसको डीबीएम और FIM दोनों से सॉल्व कर दो इसी तरह से। वो टेबल बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1000, 1000, 1000 और ये 1000, 900, 810। अगर 1-1 लाख लोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होना। ठीक, ये लिए आप दोनों का ग्राफ बना दिया। आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन इज ग्राफ, प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ, इफ वी शो इट इन अ ग्राफ, जो लैंग्वेज आपको याद आए उस समय। तो आपने ग्राफ बनाया, ईयर नीचे लिख दिया और यहाँ जो वैल्यू आ रही है 1000, 1000, 1000, तो आपको 1000 तक जाना है। मैं चाहूँ तो आप 500, 1000 भी लिख सकते, चाहो तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। इट्स डिपेंड ऑन यू। 250, 500, 750, 1000, 1250, चॉइस इज योर। सेम चीज यहाँ। अब 1000 रुपए पहले साल, 1000 पे पॉइंट, अगर एरो बनाया 1000 पे एरो बनाया, 1000 याद होगा इस तरह से ग्राफ बनाते थे। अब ये बना दो, ये 1000 पे बन रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इधर में भी बना दो। एक क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। With the help of above graph, we say that there is a straight line in FIM, but there is a downward line in DBM. That's why we call FIM is known as straight line. Diminishing balance method. Diminishing मतलब डिमिनिफाइज मतलब होता है कम होना। देखो डिमिनिशिंग का मतलब भी कम है, डाउन का मतलब भी कम है, रिड्यूस करने का मतलब भी कम होता है, और रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब, रिड्यूसिंग का मतलब सेम है, कम होना। सबका मतलब कम होना। फिक्स मतलब सेम डेप्रिसिएशन, और स्ट्रेट का मतलब जो होता है एक जैसा। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। वाई FIM इज नोन एज SL। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड जो कहते हैं, प्रूव किया। नहीं, इसमें नहीं है वो ये क्वेश्चन।
फोटो खींच के डाल दिया ग्रुप में। पहुंच गई। अगला क्वेश्चन है जो ध्यान रखना है, द डिफरेंस बिटवीन FIM एंड SLM, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? FIM और DBM के बीच में डिफरेंस अपन न्यूमेरिकल में आएंगे जब थ्योरी पार्ट हो जाए। न्यूमेरिकल में भी अपन को केवल बेसिक्स न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। पहला मीनिंग FIM की मीनिंग, द मेथड वेयर वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन एवरी ईयर इन फिक्स वैल्यू, एंड DBM वेयर द डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ईच ईयर ऑन देयर बैलेंस वैल्यू। इस पे किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? फिक्स, इस पे बैलेंस पे। तो ये डेफिनेशन का एक हिस्सा है, ठीक है ना। यही दूसरा डिफरेंस बनेगा कैलकुलेटेड। इसका कैलकुलेशन किस पे होता है? कॉस्ट पे, इसका होता है बैलेंस पे। यहाँ तो आपको मीनिंग लिखनी है। इसको हम किस पे लगा रहे हैं? कॉस्ट प्राइस पे। इसको किस पे लगा रहे हैं? बैलेंस प्राइस पे। इसके बाद इसमें रेट, इसमें जो रेट होगा वो लो होगा, कम डेप्रिसिएशन लगेगा, कम रेट होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ हुआ 10%, इस पे होगा 20%। एग्जाम्पल है, अगर यहाँ हो सकता है 5% हो तो यहाँ पे हो सकता है 15%। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होता है और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाई होता है, ठीक। 0 नो, जीरो एसेट। इसमें एसेट एक टाइम आएगा जब जीरो हो जाए, पर इसमें कभी जीरो नहीं होगी। अब इसी में हिसाब लगा लो, अगले आने वाले 7 साल के बाद ये वैल्यू क्या होगी? 0। हर साल 1,000 घटेगा, बट इसमें कभी जीरो नहीं होगा। जो भी वैल्यू आएगी उसका 10% निकलेगा, 90% बचेगा ही। और एग्जाम्पल लास्ट में 1 रुपया बचता है अगर, तो उसका भी 10% डेप्रिसिएशन होगा तो कितना होगा? 0.10। तो कितना बचेगा? 0.90। फिर ये कहानी शुरू हो जाएगी। ये इट विल नेवर बिकम 0। यहाँ 0 नहीं हो सकता, यहाँ 0 हो सकता। अगला है फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? कैश इंटू रेट अपॉन 100। इसमें फॉर्मूला होता है बैलेंस इंटू रेट अपॉन 100। ये वही सारी चीजें हैं जो आप न्यूमेरिकल में यूज करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ एसेट्स। इसमें लाइफ ऑफ एसेट्स होता है, बट इसमें लाइफ ऑफ एसेट्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूले आप यूज करते थे। एक परसेंटेज दिया और दूसरा परसेंटेज ना दिया हो तो लाइफ दियो। तो इसमें लाइफ ऑफ एसेट्स होगा, इसमें लाइफ ऑफ एसेट्स नहीं होगा। इसके अलावा कोई बुक में हो तो देख लेते। अगला है रिकॉग्निशन। इसको गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। इसको मानता, यानी इनकम टैक्स इसको मानता है, इसको नहीं मानता। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन FIM एंड रिकॉग्निशन। का मतलब होता है अगर आपने कोई काम किया, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी?
उनके तरफ से अप्रूव है। हाँ, तो ये मेथड अप्रूव्ड है, ये मेथड अप्रूव नहीं है। अभी आप अपने बुक में देखोगे तो बुक में 10 मेथड लिखे हुए हैं, बट अप्रूव्ड नहीं। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, लेकिन इनकम टैक्स के बाद जब रिपोर्ट भेजोगे तो इसी मेथड में होनी चाहिए। बाकी मेथड को गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है। हाँ, मेथड है क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेथड वैलिड। तो अगर आपकी कंपनी मल्टीनेशनल है, कई देशों में काम कर रही है, तो आपको अकाउंट भी कई तरीके से बनाने होंगे। उन मेथड्स का इंफॉर्मेशन आपके पास होना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ने लिखने के बाद अकाउंटेंट ही बनोगे। अगर आप बिजनेसमैन ही बनते हो और अकाउंटेंट हिसाब बनाता है, तो आपको इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए कि यार मैं चेक तो कर लूँ कि वो सही है या गलत है, तो वही आपको कोई भी पार्ट पढ़ा के निकल जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अगर वो कुछ कर रहा होगा तो आपके समझ में आएगा ये चीज़ ऐसे हो रही। जैसे इनकम टैक्स पढ़ाते हैं जब, तो कोई जरूरी है इनकम टैक्स उसको पढ़ाए उसको वो इनकम टैक्स का काम ही करे नहीं। लेकिन जब वो अपना बिजनेस करेगा, जब वो कमाएगा, तो सीए क्या कर रहा है ये उसको अंदाजा रहेगा। सीए के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा या कोई उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा। तो ये होता है नॉलेज का एडवांटेज। ये तो हो गए थ्योरी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। वो तो मैं आते ही जान गई थी कि इसके पास है, सेव है। कितने के लिए? अरे सरकारी ड्रेस है यार, जो लड़की। अच्छा, अब ये बताओ, अरे सबके पास है यार। जबरदस्ती आई अभी इसकी नया फोटो खींच लिया। दूसरी टाइप। कैमरामैन फोकस करना, फोटो लेना है। कितने के लिए हो? कितने के लिए? फिर भी नहीं बताती, नहीं बताती, नहीं बताती। पता है, मैं एक जगह पूछी हो गया? ना 100 में थी और मेरी मम्मी 500 दी। कैमरामैन हो गया, पानी लाओ यार। नहीं तुमसे भी दे दे। एक किसके रहा पड़ा नहीं क्या मत करेगा सुन रही है। ए नीमा, अच्छा ये बताओ, पहले 50 मिनट बातें बंद करो। ये बताइए, आपके स्कूल में जो भी न्यूमेरिकल डेप्रिसिएशन का कराया गया कहाँ तक कराया, ये बताओ। बोलो ना, क्वेश्चन में बोलो। 2 5 8 10 रुक जा 2 5 2 5 10 हाँ 17 18 18 24 तक बस करवाना है। ध्यान दो मैंने, इसका मतलब ये है आपके स्कूल वाले जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है इसको फोकस नहीं कर रहा है। ये मेथड तो कटेगा, ठीक है ना। दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो उन्होंने कोई नहीं करा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, वो बोले छोटे छोटे एक भी सब ठीक है ना। बोले ही नहीं। तो अब मैं उसी वैल्यू पे उसी पे चल रहा हूँ। आपको जो क्वेश्चन कराया है सेकंड नंबर, सेकंड, चलो ध्यान दो, सेकंड नंबर सर जो हमने टिक करवाया वही बस इम्पोर्टेंट है। जितना वो बोले होम एग्जाम में उतना रखेगा वो सर। चलो ध्यान दो, क्या बताया था क्वेश्चन करने का तरीका। सबसे पहले अपन को क्वेश्चन की समरी डिजाइन कर लेते हैं। क्या था, ऑन 1 जनवरी 2013 मशीन वॉज परचेज फॉर 38,000। कितने में खरीदा,
मैं डेली जाते हूँ, मैंने बोली बना दिया परसों जाकर तुम लोग का नाम, तेरा नाम नहीं लिख दिया, तेरा रीमा का अरे मेरे पास लिस्ट में लिख दिया होगा नैन्सी, अब ये बताओ, ये वाला आपसे बन जाता है कि नहीं? बन जाएगा ये वाला बन जाता है। 15 नहीं आता? 40,000 बनेगा नहीं बनेगा? 6,000 पानी की बॉटल दो ना। ये लेकर आएगा तुमसे लगा बन जाएगा। बन जाएगा सर, ये वाला बनता है। चलो ये भी देखो, समझो। अरे मेरा दोस्त ना पीला पीला जो पड़ा वो कॉपी लिख उसका मैं नहीं दी हूँ, मैं एक देखो ध्यान, क्या करना है सबसे पहले, इसकी टोटल कितना आ रहा है? 40,000। समझना है इसका कितने परसेंट हुआ है? 15%। कितना हुआ? 6,000। ठीक। हाँ अब आप सबसे पहला ईयर कौन सा है? 2013 1 जनवरी तो कैश अकाउंट कितने में जाएगा? मशीन कितने की है? 40,000। ठीक। अब आपको क्या करना है? 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन कितना वैल्यू आया है? बस जब भी डेप्रिसिएशन लिखोगे तो एक चीज याद रखोगे, यहाँ की रेट से एक साथ डिले करना है। कितने महीने हुए? 12 महीने। तो यहाँ पूरा 6,000। अगर 6 महीने होंगे तो 6/12 करना है, 3 महीने होंगे तो 3/12, 9 मंथ होंगे 9/12। इधर से इधर मंथ गिनना, इसके आगे ना गिनने लगना, ठीक है ना? अब इसके बाद आप क्या निकाल लोगे? बाय सीडी कितना बचेगा? 34 कैसे आया? 40,000 में 6,000 माइनस हो गया। यही वैल्यू आ जाएगी अगले साल 2014 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 34। अगले साल आप कैश थोड़ी पे कर रहे हो, तो मशीन आपके पास है तो वो बैलेंस क्या लाएगी? अगेन 2014 31 दिसंबर, वही दो काम है, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। कितना है? अगेन 6,000। 34 में 6 गया। रेशमा कागज लेके घिसी सो देख तो यहाँ लिख देंगे 34 डन। थर्ड ईयर अगेन 2015 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? 28,000। 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। कितना है? 28 में 6 गया। पुड़िया नहीं लगा हुआ यहाँ वाली खाता तो ये वाली इसको रेट ये आ गया 20। दिस इज कॉल्ड FIM। अब ध्यान से समझो, जो चेंज कर रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, इधर सेम क्वेश्चन, इधर ध्यान दो। सेम क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर दूं, FIM की जगह DBM कर दूं, FIM की जगह DBM, तो ध्यान देना क्या चेंज होगा। 40,000 है, कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है? कितना बचा? 34। यहाँ 34 रहेगा। अब 34 का 15% लगेगा। अच्छा मतलब अगर यहाँ चेंज होके क्या हो जाए? DBM। हर बार तो 34,000 जो बचा इसका 15%, तो 34,000 का 3400 क्या हुआ? 10% और 5% और
देखा देखा देखो 12 वैसे देखा दीदी 50 यहाँ कितने आएगी वैल्यू 5100। अब 34,000 में 5100 माइनस करो तो 28,900। 28 यहाँ कितना बचेगा 28,900। अब इस 28,900 पे क्या लगेगा 15%। 2890 10%। ये वैल्यू है ना, 10 का 10% हो गया। यहाँ कितना आ रहा था अभी 28,000, अब कितना आएगा 28,900। क्योंकि डेप्रिसिएशन देखो कितना लगा रहे हो 6,000, अब कितना लगा रहे हो। सर ये वाला ना समझाइए, डबल ट्रिपल मशीन वाला समझाइए ना, जो साल में फिर खरीद लेता है। वो वाले चाहते समझने का मुझे वही समझे, ये क्लियर हुआ। अब इस वैल्यू पे लगेगा तो इसका 15% क्या बनेगा 1445 टोटल कर दो। आज तो छुट्टी मिल जाएंगे 4335 इसकी वैल्यू और कम आएगी। ये कैसे आया बताओ 34 कैसे आया 40,000 में माइनस, अभी 34,000 में ये माइनस कर दिया है, अब इसमें ये माइनस करोगे तो यहाँ ये FIM और DBM का डिफरेंस। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 सर ने लगवाया है 5 टिक करवाया। अब 5 वाले में सबसे पहले तो आप करना सेम है और डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे इसी मेथड से करके आना, क्योंकि उसमें भी सिंगल एसेट्स, इसलिए मैं आपको सिर्फ वर्किंग नोट बता रहा हूँ, ध्यान देना। मशीन खरीदी कितने की 38,000। कब खरीदा है कोई डेट नहीं है। 7,000 रुपये खर्चा किया है, यानी 7,000 प्लस हो गया तो कितने की हो गई 45। और उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी दी है, रेसिडुअल वैल्यू 5,000। और लाइफ कितनी दी है 8 साल। और अकाउंट कितने साल का बनाना है। अब बताओ इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया था रेट, तुमने क्या किया जो मशीन का टोटल आया उसका 15%, 10%, 20% जो एग्जाम क्वेश्चन में दिया वो निकाल दिया और वही रखते चले गए। हाँ यहाँ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, रेट तो दिया नहीं। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कितने की खरीदा है कैश प्लस एक्सपेंस माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ। लाइफ कितनी है लाइफ क्या दी हुई है 8 साल। ऐसे तीनों मत आना ठीक है, आप तीनों कर देना। कोर्स पूरा हो चुका है, जरूरत नहीं। कितना टोटल हो रहा है 45 में 5 माइनस हुआ कितना बचा 40। 8 ईयर से डिवाइड करो कितना आ रहा है 5,000। जो यहाँ पे क्या आया था 6,000, इसमें कितना आया 5,000। तो आप केवल क्या चेंज करेंगे यहाँ लिखेंगे 45, ध्यान से समझना 45,000 डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। 45 में 5 गया कितना बचेगा 40। ये 40 यहाँ आएगा। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन अगेन 5 बचेगा कितना 35। ये 35 यहाँ आएगा। 35 में अगेन 5 बचेगा। सेम चीज है ऐसे जो बाहर हुआ वैसे अंदर भी हुआ इसमें ऐसे जैसे बाहर साइड अपन वैसे करो कुछ इसको दे यहाँ मैंने इधर इसलिए लिख दिया यहाँ भरे हुआ आपको अंदर लिख देना।
दोनों में सिर्फ फर्क है, यहाँ परसेंटेज दिया है, इसमें परसेंटेज नहीं दिया तो लाइफ दी। दोनों क्वेश्चन में सिंगल मशीन है, बट जब सिंगल मशीन बनेगा तब मल्टीपल मशीन बनेगा। आप ये सोचो कि हम सीधे मल्टीपल मशीन लगा ले, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो रट लोगे वो बन जाएगा, लेकिन जो तरीका है वो नहीं बनेगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि भैया सिंगल मशीन में हम कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मल्टीपल मशीन में आप बाइंग एंड सेलिंग आता। तो वो अपन का क्वेश्चन कौन सा है सर? वो एबीसी लिखकर अपन सॉल्व करते हैं ना, तो वो सर वो स्कूल वाले सर बोल देते हैं हम नंबर काट देंगे अगर पूरा नहीं लिखोगे तो। क्या पूरा लिखने को बोलते? सर जैसे हम लोग एबीसी लिखते थे, वो बोलते हैं एबीसी नहीं चलता हमारे यहाँ। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एग्जाम्पल चेक फटा 1 2 3 लिखा है और क्या लिखा होगा? हाँ तो 1 2 3 तो 1 2 3 लिख दो। हम उस दिन से कॉपी में समझ रहे थे, परसों हमें पुष्पांजलि के सामने बोलते हैं ये अगर तुम अपनी कोचिंग में चलाना, ये हमारे साथ मत चलाना। हाँ मतलब बीच हम लोग एक लीडर समझ पहले समझ रहे थे, अरे हम लोग- ABCD कौन सी? नहीं प्रोविजन रेक्टिफिकेशन समझ रहे थे, तो बोलते तुम लोग ध्यान नहीं देते, कोचिंग में ध्यान नहीं देते क्या? हर चीज में वो कोचिंग जरूर लाएंगे। बोलेंगे नंबर हम काट देंगे, ऐसा हमारे स्कूल से तुम मेरे क्यों नहीं आते हो? नंबर काट दे तो मैं चलूंगा, टेंशन ना ले। लगाओ सर सुकून। और ज्यादा पूछते हैं, पता है हर चीज में बोलेंगे कोचिंग में तुम लोग नहीं देते, कोचिंग कोचिंग हर बात में कोई भी सवाल पूछ लो कोचिंग गाड़ी स्कूल में तो पढ़ते हैं नहीं। मैं हम लोग को बोलेंगे आपके एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व है? सेम पैटर्न है, उसमें सिर्फ जो लिखा है कौन सी? उसने क्या कर दिया, नंबरिंग नहीं डाली। तुम लोग के साथ कोचिंग वाले सर पता नहीं कौन सा हलवा खिलाते थे, तुम लोग वहाँ समझ के आके स्कूल में उड़दंग बचाते हो। हाँ इनको क्या पता कि हम लोग कोचिंग में कब उड़दंग बचाते हैं? इनको लगता है बड़े अच्छे से समझते हैं। ध्यान दो, इतना बैठा दो बेटा, ये कौन सी चीज क्लियर रखो। अगर उन्होंने एग्जाम में आपके नंबर सही क्वेश्चन होने पे काटे, आपको लग रहा है तो मैं जाऊंगा, उसकी टेंशन न लो, ठीक है ना। वहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं जो टॉप पे बैठा मुझे नहीं जाना, चाहे तो मैं राजेश वर्मा हूँ, चाहे राजीव सोई हूँ, चाहे मोनिका हूँ, चाहे सरिता हूँ, चाहे आपकी सखी सही तक बोल रहे हैं। यहाँ पे सर वैल्यू लिख दी जाती है एग्जाम्पल में, और हम हाँ। लोग एबीसी लिखते हैं। तो अपन एबीसी लिखने के बाद वैल्यू नहीं लिखते नहीं लिखते हैं अपन क्या? सर, नहीं सर अपन इधर पे नहीं लिखते ना, ये भी अपन इधर पे लिखते हैं ना। हाँ, ये क्या है डेप्रिसिएशन? अंदर लिखते हैं। सर जो आप एबीसी लिखवाते हैं ना, कॉपी कहाँ, किसी ने कोई सॉल्व ये दिया? पुराने कोचिंग में भी वैसे नहीं हुआ, लेकिन आप एबीसी बताएं तो वो इजी भी लगता है, तो सर इजी पड़ता है। माता थोड़ी फोड़ना हमको। कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए तो किसी कोचिंग में समझ नहीं पाते हैं। हाँ सर, जैसे ये हमने सॉल्व किया ये बीसी हाँ ठीक है, तो वैल्यू लिख तो रहा वैल्यू डायरेक्ट बाहर तो आप लिख नहीं रहे भाई, इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू अंदर लिखने के बाद टोटल बाहर कर रहे हो ना। और एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ये नाम नहीं दे रहा है पर वैल्यू अलग अलग लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। तो अगर हम नाम नहीं देंगे तो पहचान काट नहीं लेते हैं हर चीज। बोलेंगे ये तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो एबीसी। नंबर कटे तो मुझे बताना, अभी हाफ ईयरली है ना, कॉपी तो दिखाई जाएगी, कॉपी तो हाफ ईयरली में दिखाई जाएगी ना, टेंशन मतलब ना। सर हम लोग कोई चीज करें, वो सर इजी में पढ़ते जो आप बताएं, वो तो पूरा लिखवाओ। टेंशन काहे ले रहे हो, हम चलेंगे और एक बार चले जाएंगे तो दोबारा नहीं कटेगा अपने आप। और खुद बोलते हैं कि मैं कोचिंग के लिए वही बोलते नहीं हूँ, कोचिंग के लिए वही बोल देखो इम्पोर्टेंट ये है आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, सिंपल। अगर मैं क्वेश्चन सही है, आपका आंसर सही आ रहा है, मेथड सही है, तो हम उसका नाम एबीसी लिखें, 1 2 3 लिखें या नाम ना लिखें, उससे क्या लेना देना। सिंपल है, एक घर में अगर 10 लोग हैं तो उनके नाम होंगे कि ना होंगे? कुछ रखो कि डेट ऑफ बर्थ से बुलाएंगे, 2007 2008 क्यों बनना है ना। अगर मेरे पास सभी 2007 यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें, एक चीज बताइए, आपके स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम है, सबको कमरा बोले, क्लासरूम क्या बुलाते हैं? 10 12 बोलते हैं, क्लासरूम में नंबर होते हैं न रखो। कमरा में जाना है, कौन सा कमरा में कोई नाम होगा, तो वाई नेमिंग इज इम्पोर्टेंट, ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो कि हम किस प्रॉपर्टी के साथ क्या
सो लुक कर रहे किस पे क्या चीज एक्शन हो रहा है। तो नेमिंग इज इम्पोर्टेंट। और बोलेंगे तो हमको तुमको 36 तो किताब हम दे देंगे जाके दिखा देना, लेकिन समस्या ये है 11th में पंगा नहीं लेना, 12th में आती कर दे, टेंशन ना। इम्पोर्टेंट है, मेरी मत मानो ना उनकी मानो। बुक में जो लिखा है वो है, आप उसको फॉलो करके आपसे बन रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। नंबर तो देना ही पड़ेगा, अगर सही क्वेश्चन है सही आंसर है तो नंबर क्यों नहीं? पैटर्न तो गलत है नहीं अरे बोला तो मेरी मेरी कोचिंग हो गई है लास्ट में भाई। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही बस सही है भाई। इसने दूसरी जगह पढ़ा, आंसर तो वहां भी आया बेटा, क्या आंसर नहीं आया? आंसर आया ना। वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। अब कई बच्चे ऐसे भी ना जो यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको वहां समझ में आ रहा, तो उनको तो मेरा नहीं समझ में आया ना। इट मीन्स ऐसा थोड़ी है कि जो एक आदमी पढ़ाएगा वही सबको समझ में आए। और अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड में एक ही टीचर हो, 36 टीचर की जरूरत क्या है यार? कौन सा बच्चे का माइंडसेट कैसा है, किसको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ये बच्चा डिसाइड करेगा कि आप डिसाइड करो। अच्छा, उसको पढ़ना है ना, सिंपल है। तो कल मैं आपको बता दूंगा इसमें जो आपके आगे के क्वेश्चन है। 8 अभी आप प्रैक्टिस के लिए यही दोनों क्वेश्चन दोबारा लगाएंगे, यस सर। ठीक है? कल आपके तीनों क्वेश्चन, कल सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस दोबारा करना, नहीं तो सब मुझे उसके साथ बर्थडे फोटो नाम मालिक है। ऐसे मत दे, ठीक है ना? ये कौन